वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे लगता है क्लास 12th की ज्योग्राफी का बेस अब तुम्हारा बहुत क्लियर है। चलो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। मतलब तुम्हें ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें से वो कौन सा रीजन है जहां पे लो डेंसिटी नहीं है। करेक्ट, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज यहां पर हाई डेंसिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रीजन XYZ had 8 person living on an area of 5 किलोमीटर पर स्क्वायर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ XYZ रीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 1.6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.6 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें अब तक डेंसिटी का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से रट गया होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा और सिंपल मतलब होता है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो हमारी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे जो हमारी डेंसिटी है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और अगर हमारा एरिया कम हो जाएगा तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब तक तो तुम्हें लगता होगा कि चाइना, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ना मुन्ना ना। आओ तुम्हारी गलतफहमी दूर करें। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन चाइना का एरिया भी तो बहुत बड़ा है, जिसका मतलब होगा कि उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि वाई चाइना इज नॉट द कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी, तो तुम इसका आंसर दे पाओगे। और अगर हम बात करें द कंट्री हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, तो वो है बांग्लादेश। डेंसिटी हाई क्यों है हम वो जान लेते हैं। बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि डेंसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन बांग्लादेश का एरिया कम है, जिसका मतलब है कि डेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखो दोनों फैक्टर ही डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसी रीजन की वजह से बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री बन जाती है विच इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। अब मैंने तुम्हें इतने अच्छे से डेंसिटी का फंडा समझा दिया है, तो अब मैं ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूं कि अब तुम इस टेबल को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो और सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो। बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। तो सबसे पहले हम रीजन एम और रीजन एन की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास रीजन एम की डेंसिटी आएगी 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और कैलकुलेशंस करने के बाद रीजन एन की डेंसिटी आएगी 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब एक एक करके चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एम हैज मोर डेंसिटी देन एन, नहीं ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट है एम हैज हाई डेंसिटी, ये भी फॉल्स है, बिकॉज हाई डेंसिटी होने के लिए तो 200 प्लस पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर चाहिए ना, और रीजन एम की डेंसिटी तो सिर्फ 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी है एन हैज मोर डेंसिटी देन एम, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन हम रिस्क ना लेते हुए एक बार ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। एन डेंसिटी इज 106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन रीजन एन की डेंसिटी तो 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हो जाता है, और इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं।
फर्स्ट जोग्राफिकल फैक्टर्स, सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जोग्राफिकल फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें आसानी से पानी मिल जाए, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे कैटल को भी प्यास लगती है तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत है, हमारी क्रॉप्स के लिए, और नेविगेशन मतलब बोट वगैरह चलाने के लिए। अब बोट वो मछली पकड़ने के लिए भी चला सकते हैं, बोट वो ट्रेडिंग के लिए भी चला सकते हैं, बोट वो ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए मतलब मज़े के लिए चला सकते हैं। सेकंड जोग्राफिकल फैक्टर है लैंड फॉर्म। अब जो ह्यूमंस हैं वो एक प्लेन सरफेस पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉप्स आसानी से उग जाती हैं, मतलब एग्रीकल्चर आसानी से हो जाता है। प्लेन एरिया पे रोड कंस्ट्रक्ट करना और बिल्डिंग्स लगाना ये भी बहुत आसान है। बट ये सारे फैक्टर्स हमारे माउंटेनियस रीजन में नहीं होते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, ना वहाँ पे रोड बन सकती हैं। प्लस वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जैसे लैंडस्लाइड और एवेलांच होने के भी बहुत खतरे होते हैं। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन है कि पीपल प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, लेकिन माउंटेनियस रीजन में रहना पसंद नहीं करते हैं। अब हमारा थर्ड फैक्टर आता है सॉइल। अब लोग ऐसे रीजन में रहना पसंद करते हैं जहां पे उन्हें सॉइल फर्टाइल मिले, बिकॉज फर्टाइल सॉइल पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। और इन तीनों रीजंस की वजह से जो इंडिया का गंगा प्लेन्स वाला रीजन है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि गंगा प्लेन में हमारे पास वाटर भी है, गंगा रिवर का पानी, ये एक प्लेन रीजन है, प्लस यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हमारी लास्ट हेडिंग आती है क्लाइमेट। ह्यूमंस ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे क्लाइमेट ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, और जहां पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर सेम ही रहता हो। और ह्यूमंस को ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती हो, समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती हो और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडी होती हो। और भैया तुम्हें दुनिया का बेस्ट क्लाइमेट मिलेगा मेडिटेरेनियन रीजन में, और यहाँ का जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये सबसे बेस्ट क्लाइमेट है, और इसीलिए यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। चलो आ जाओ, हम एक बार मेडिटेरेनियन रीजन को मैप के ऊपर लोकेट करके देख लेते हैं। ये जो रीजन तुम्हें यूरोप में दिख रहा है ना, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, यही मेडिटेरेनियन रीजन है। ये तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दिया है कि कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन इन इंडिया विच आर थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू पुअर सॉइल। तो इसका सिंपल सा आंसर है राजस्थान, बिकॉज राजस्थान में जो सॉइल है वो एरिड सॉइल है, और एरिड सॉइल के ऊपर एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एरिड सॉइल फर्टाइल भी तो नहीं होती है। चलो तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स को। तो इसका पहला पॉइंट है मिनरल्स। तो जो रीजन मिनरल्स में रिच होता है, जैसे आयरन, कोल या कॉपर, तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया जाता है, और इन रीजन में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्सन मूव कर जाते हैं बिकॉज दे गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन माइनिंग एक्टिविटीज एंड इन द इंडस्ट्रीज। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, और ये तो इसके नाम से ही बहुत क्लियर है कि इस रीजन में कॉपर की माइनिंग की जाती है। सेकंड पॉइंट आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें लोग विलेजेस को छोड़ छोड़कर अर्बन एरियाज में सेटल होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अर्बन एरियाज में अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी हाई होता है, वहाँ पर बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जो कि इन गांव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इन शॉर्ट, गुड सिविक एमिनिटीज से अट्रैक्ट होकर लोग अर्बन एरियाज में रहने चले आते हैं। अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है जिसमें एक रीजन पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस पॉइंट को ऐसे मान लो कि यहाँ पे 10-12 इंडस्ट्रीज हैं, तो अब इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, फिर ये लोग यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का काम करेंगे, मतलब जो भी फिनिश्ड गुड इन इंडस्ट्रीज में बनेगा
उन्हें ये दूसरी दूसरी सिटीज एंड टाउन्स में एक्सपोर्ट करेंगे। अब भैया यहाँ पे इतने सारे वर्कर्स रहते हैं तो ये कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे ही, तो बस इनका इलाज करने के लिए इस रीजन में डॉक्टर्स भी रहने के लिए आ जाएंगे, और इन वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस रीजन में टीचर्स भी आ जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। इस रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तुमसे बुक में क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिटी लाइफ? मतलब सिटी में रहने के क्या कुछ नुकसान है? तो भैया इसका आंसर होगा कि सिटीज में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इतना पॉल्यूशन होता है कि बगल में खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिखता। सड़कों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, और सिटीज में बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है, जिसकी वजह से हमें शांति के 2 पल भी नहीं मिल पाते। ये तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिससे तुम्हारी थिंकिंग बढ़ेगी, तो तुम ऐसे ही और थोड़े से पॉइंट सोचना और इस आंसर में लिखने की कोशिश करना। और थर्ड फैक्टर है हमारे पास सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ह्यूमंस ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करते जहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, मतलब हर 2 साल में सरकार गिर जाती है या वहां पे बहुत ज्यादा टेररिज्म है। अब ह्यूमंस ऐसी जगह पे भी रहना पसंद नहीं करते जहां पे सोशल अनरेस्ट है, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करती है, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं देती। तो इन दोनों रीजंस की वजह से लोग एक रीजन में रहना पसंद नहीं करते। इन शॉर्ट वो उस रीजन को छोड़कर भाग जाते हैं। और कई बार तो गवर्नमेंट लोगों को लालच देती है। गवर्नमेंट कहती है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस को छोड़कर जाओ और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में रहो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे या बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस देंगे। अब ये स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो पैसे होंगे, कोई हेल्थ फैसिलिटी होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी या क्या, हमें नहीं पता। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों से अपील करती है कि भैया ओवर क्राउडेड प्लेसेस को छोड़ो और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में जाओ और वहां की थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ाओ, ताकि रिसोर्सेज के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। और लास्ट पॉइंट होता है रिलीजियस सेंटीमेंट। लोग धार्मिक स्थलों पे रहना पसंद करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जिन प्लेसेस पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गॉड पैदा हुए थे, या अगर किसी प्लेस की कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है तो वहां पर भी लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे मक्का मदीना, मथुरा, जेरूसलम, वाराणसी। और इसके साथ तुम्हारे ये सभी फैक्टर्स खत्म हो गए। बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत पढ़ लिए फैक्टर, बहुत पढ़ लिए फैक्टर। अब दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो, आओ चलो चलाते हैं ट्रैक्टर। प्लीज 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 कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी हेल्दी।